नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे की, चीन और अमेरिका की, रूस यूक्रेन युद्ध की और कांगो में चल रहे आंतरिक संघर्ष की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फ्रांस और अमेरिका दौरा हो रहा है और उसको लेकर क्या महत्व है, खासतौर पर फ्रांस दौरे का क्या महत्व रहा, हम देखें रणनीतिक रूप से। इस दौरान जिन रक्षा उपकरणों की खरीद पर बात होनी थी, वह भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे? बिल्कुल जी देखिए, प्रधानमंत्री अपने 11 सालों में मेरे ख्याल से उनका 8वां दौरा है फ्रांस का। तो फ्रांस भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से भारत के लिए। और ये जो दौरा था सिर्फ मिलने के लिए नहीं था। ये दौरा बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो समिट वहाँ हो रही थी उसके ऊपर था, जिसमें 28 देशों के लोग आए थे, जहाँ पर कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वांस भी थे, उसमें यूरोपियन यूनियन के चीफ भी थी और यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो इन सबसे और अब मुलाकात भी हुई हमारे प्रधानमंत्री की इनसे। लेकिन दो चीज़ों पर देखिए ज़्यादा देखना, जो ध्यान हमें या जो हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंस दी गई प्रधानमंत्री मोदी को। पहली चीज़ तो को चेयर किया उन्होंने पूरा एआई का, तो वो दिखाता है कि एआई में भारत भी कितना अग्रणी है, कितना आगे है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड में। और बाद की बात देखा जाए, जो पर्सनल जो बातें हुई, जो उनको जिस तरह से वो जो प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में उनको ले जाया गया, मर्सले जब गए वहाँ से साथ ही गए, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन इनके बीच में और मैक्रोन के बीच में हुआ। और आते समय उनके फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन खुद उनको छोड़ने आए। तो ये बहुत कुछ दिखाता है बियॉन्ड इसके जो हम बात कर रहे हैं, जो महत्व की बात कर रहे हैं। मतलब आपस में ये चीज़ इतनी जिम्मेदारी की भावना हुई, आपस में इतना दोनों की मैं दोस्ती कहूँगा, पर्सनल भी और देशों की, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझा, तभी इस तरह की चीज़ पर्सनली आदमी देता है। अभी अगर हम महत्व की बात कर रहे हैं, देखिए आपको याद होगा कि जब वाजपेयी जी के समय 1998 में जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तो कई देशों ने सैंक्शन लगाया था भारत के ऊपर। अमेरिका ने, कुछ यूरोप के देशों ने, लेकिन फ्रांस ने नहीं ऐसा किया था। फ्रांस भारत के साथ रहा। तो आप देख सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, वो तो चलेगा ही। मर्सले में जहाँ पर गए वर्ल्ड वॉर 2 में, जो हमारे वहाँ पर उन्होंने वीर सावरकर से लेकर के और हमारे जो जवान जो वहाँ पर लड़े फ्रांस के साथ, फ्रांस की सेना के साथ, उनके जो सिमेट्री थी वहाँ पर गए थे। दोनों लोग वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो इससे अलग थी, और जो एक मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ थी वहाँ पर इस तरह की। तो इसका महत्वपूर्ण जो है कितना था, ये तो इसी से पता लग जाता है कि है किस तरह की है। लेकिन उसके अलावा देखिए आप, जहाँ की हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ बताया भी कि एआई की इम्पोर्टेंस कितनी है। अभी भारत में उन्होंने कहा कि आप बनाइए, आइए भारत में बनाइए और भारत के लिए भी बनाइए। तो वहाँ तक की बात हुई है वहाँ पर। और उन्होंने मर्सले का भी उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कि मेडिटेरेनियन में है ये, और भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए। तो इन सब चीज़ों के जो कितनी इनका महत्व है हमारे संबंधों के लिए, हमारे जो रिलेशंस हैं, चाहे वो पुराने रिलेशंस हैं, अभी के रिलेशंस हैं और आगे के जो होंगे, तो उनके लेकर सब पर बातचीत हुई, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत इसका फ़ायदा हुआ। उन्होंने दूसरा एक कंसुलेट, अपना कंसुलेट भी खोला। वाणिज्यिक दूतावास जो है एक ऑलरेडी है, दूसरा खोला उन्होंने मर्सले में। तो ये तभी होता है जबकि संबंध इतने ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और प्रगाढ़ होते हैं। तो वो चीज़ है। उसके अलावा आप देखिए वहाँ पर उन्होंने जो एक सबसे जो मैं एआई की बात में, एआई में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ अगर देखा जाए तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ व्यूज़ भी थे। कुछ दो चीज़ें थी। कुछ का था कि क्या एआई के ऊपर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये गलत भी इस्तेमाल हो जाता है इसका, और हो सकता है होगा। क्लोनिंग से लेकर हर एक चीज़ जो हो रही है आजकल। कुछ का कहना था जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वांस भी थे, उन्होंने कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआई, इसके ऊपर अभी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, कि अभी प्रतिबंध लगेगा या इसको कंट्रोल करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जबकि गूगल के सीईओ भी वहाँ थे जो कहते हैं कि नहीं, कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए इसके ऊपर। तो ऐसे करके व्यूज़ थे वहाँ। तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि कोई एक आत्मा जो कहते हैं कि सब एक ही विचार से या सहमति हो, वो सहमति मुझे दिखाई नहीं पड़ी वहाँ पर। लेकिन ठीक है, टेक्नोलॉजी नई है, काफ़ी आगे बढ़ रही है। नेचुरली अमेरिका में तो काफ़ी हैं एआई का, कई लोग तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई कंट्रोल करे उस हिसाब से। तो और जो बाकी देश हैं जो उनसे लेंगे, खुद नहीं कर पाएंगे, वो चाहेंगे कि भाई कंट्रोल अगर नहीं होगा फिर तो हमारा कुछ हमारे पास रहेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर चली, बट फिर भी बड़ा अच्छा रहा। 28 या 29 देश जो इकट्ठे हुए इसके ऊपर चर्चा की। चीन के वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे, तो सभी ने मिलकर चर्चा की और काफ़ी अहम चीज़ें थी उसमें। और भारत के लिए तो यही है कि आगे बढ़ेगा ज़रूर, और उन्होंने ऑलरेडी कोऑपरेशन की बात कर ली है फ्रांस से भी और चीन से भी। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा जो भारत की आपने बात की, महत्वपूर्ण किस मामले में था? एआई तो था ही, दूसरा है न्यूक्लियर मामले में। देखिए, न्यूक्लियर मामले में इसलिए कि ऑलरेडी क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है हमें न्यूक्लियर एनर्जी, और फ्रांस काफ़ी आगे है इस मामले में। ऑलरेडी फ्रांस के कुछ रिएक्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहते हैं, 50% हम अगर अपनी एनर्जी नीड्स जो है न्यूक्लियर पर जाना चाहते हैं अगले 6 सालों में 2030 तक, तो ये ज़रूरी है कि हम और रिएक्टर्स पर काम करें, और ख़ास करके जो मॉड्यूलर, स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको लेकर के। और इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो ऑलरेडी फ्रांस में चल रही है, ITER, इंटरनेशनल थर्मोबैरिक एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि एक तरह से दूसरा सूर्य जो है, सन, वहाँ पर वो छोटा एक सन ले आना चाहते हैं। मतलब इतनी एनर्जी आ जाएगी, 500 मेगावाट की एनर्जी, जो कि बहुत इस्तेमाल हो सकती है। और उसमें भारत भी उसका भागीदार है बाकी देशों के साथ, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन और भारत भी हैं उसमें। और आई थिंक भारत 10,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है। भारत के वहाँ साइंटिस्ट भी हैं, आई थिंक 13-14 कुछ साइंटिस्ट हैं वहाँ। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी कुछ कमी हमारी है, और साइंटिस्ट हम अपने वहाँ भेज सकते थे, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जिसमें लिमिट थी कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो गवर्नमेंट 2 साल से ज़्यादा फॉरेन ट्रेनर नहीं कर सकते, और बाकी अगर हैं इंस्टीट्यूशन से जा रहे हैं तो 5 साल से ज़्यादा, जबकि वहाँ काम ज़्यादा समय का है। और चीन ने तो काफ़ी कुछ लोगों को भेज रखा है। तो ये कुछ चीज़ें थी, बट फिर भी भारत वहाँ पर है, प्रेजेंस है हमारी। और दूसरा जो है वहाँ पर जो क्लीन एनर्जी की हम बात कर रहे थे, उसमें देखिए सबसे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और अगर हमें फॉसिल फ्यूल छोड़ करके दूसरे पर जाना है तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए जो है ये भारत इसमें इतनी ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। जैसे मैं बताया, 11 नहीं 17,500 करोड़ जो है भारत उसमें इन्वेस्ट किए हुए है। इसमें तकरीबन जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी वहाँ पर, उसका 10% जो है भारत इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, जिस पर प्रोजेक्ट ये चल रहा है। और इसमें आशा यही है कि जो इन चीज़ों को लेकर के आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और इसमें जो अभी की डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के मामले में हम ऑलरेडी क्लीन एनर्जी के लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं इसमें, और उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि जो है हम बहुत एक साथ मिल करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप के साथ मिल करके और हम इसको आगे ले जाएंगे। दूसरा देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो भी पहला, और मैं कहूँगा ये भी पहला ही है, दूसरा नहीं है, डिफेंस के में। देखिए, डिफेंस में ऑलरेडी हम काफ़ी खास करके एरियल डिफेंस की बात करें, एयर की, उसमें हम ऑलरेडी फ्रांस से काफ़ी कुछ हम ले रहे हैं। उनसे आपने ऑलरेडी देखा था कि रफाल जेट्स तो वहीं हैं, नेवी के लिए भी हम रफाल अभी ले रहे हैं।
सबमरीन्स के मामले में भी स्कॉर्पियन सबमरीन्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो कि थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, बट हमारे पास हैं, जो 6 अभी ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनके बारे में भी बात चल रही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है को डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स, खास करके वो नेवल शिप्स के लिए भी और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी, उसके बारे में भी जो है काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें। और जो एक और जो प्रोजेक्ट है इसमें वो है जो यूरोपियन यूएवी बनी है उसके बारे में, उसमें भी जो है बातचीत हुई है, जो फ्रांस में बन रही है। देन जो एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज फ्रांस के साथ, हालांकि 1993 से 1983 से शुरू हुए थे, लेकिन अब जाके पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं। 2023-2024 में एक्सरसाइजेज हुई हैं। और अभी देखिए 2024 में 13 से 21 मेघालय में एक्सरसाइज हुई थी, तो वहाँ पर है। और अभी जो है प्लान्ड है ऑलरेडी इस साल भी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और वहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भी बताया, फ्रेंच आर्मी को, कि उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए, देखना चाहिए हमारी जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसके बारे में। तो ये भी चीज़ है, सिर्फ हम उनसे लेने के लिए नहीं, अपनी भी बताने के लिए गए थे कि हमारे पास है, जो आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर ही चुके हैं, जो कि उसका डेवलपमेंट डिजाइनिंग भी बोला कि भारत में करने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यही नहीं है, इसलिए नहीं है कि फ्रांस इंटरेस्टेड है कि सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ देने के लिए। भारत में थोरियम का दुनिया का करीब 21% जो भंडार है भारत में है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास संभावनाएं हैं इसकी, और हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये अब तो भारत ने ये भी प्लान कर लिया है कि जो ये न्यू रिएक्टर्स बनेंगे वो पीपीपी मॉडल में, प्राइवेट और पार्टनरशिप भी लेकर के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी पहल है। और तीसरा ऑफ कोर्स ट्रेड के बारे में बात हुई, आपने देखा कि एक और कॉन्सुलेट खोला गया, प्लस ये भी कि इम्पोर्टेंस मसले की मेडिटेरेनियन के लिए बताई गई। और फ्रांस ने हर बार की तरह इस बार भी रिपीट किया कि उन्होंने हामी भरी प्रधानमंत्री के साथ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की ज़रूरत है, और वो भारत को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं एज ए कंटेंडर वहाँ पर। तो ये चीज़ आई। दूसरा 2026 में भारत में भारत फ्रांस मिल करके ईयर ऑफ इन्वेंशन, एक इनोवेशन, ईयर ऑफ इनोवेशन जो है मनाएंगे। मीन्स आप एआई से लेकर हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में जो है कोऑपरेट करेंगे। तो देखा जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा था, और उससे कई चीज़ें सामने आई हैं जो आगे चल करके और मजबूत करेंगी भारत को, और फ्रांस को भी फ़ायदा होगा इससे। सर, अमेरिका विदेशों को दी जा रही मदद कम कर रहा है, ऐसे में चीन अपने लिए जगह बना रहा है। खासतौर पर चीन ने अफ्रीकी देशों को उनके अंतरिक्ष मिशन में जिस तरह सहयोग की पेशकश की है, उसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज जी, देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली इस समय देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका पहले से ही अफ्रीका का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। अफ्रीकी देशों का काफ़ी उसमें मिनरल्स और रेयर अर्थ्स हैं, बहुत देशों में हैं, लेकिन पहले तो वो गुलाम बना के ले जाए गए। उसके बाद वहाँ पर बाकी बाहर की कंपनियां आईं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा और हो भी रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे उनको लगने लगा है कि हमारे पास बहुत कुछ है, और इसी का है। देखिए फ्रांस को 3 देशों से अपनी सेना हटानी पड़ी, वहाँ से अमेरिका को भी एक जगह से हटना पड़ा, एक देश से। तो ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अमेरिका की जहाँ तक बात है, देखिए ट्रंप कहते आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एड पर खर्च कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है उससे, जो चीज़ें जितना मिलना चाहिए। जैसे हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, कि भाई दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो वो भी लेके चल रहे थे। और इसीलिए उन्होंने यूएस एड, जिसका 60-70% एड थ्रू
कांग्रेस या जो गवर्नमेंट के थ्रू आता था यूएस से, वो उन्होंने बोला बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो दूसरे देशों में ये एड जाता है जहाँ पर कि गैर ज़रूरत की चीज़ों पर ये इस्तेमाल होता है, वहाँ जो मदद एक्चुअली होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उन्होंने ये बोला। और यहाँ तक उनके एलन मस्क ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये तो यूएसएड एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट शुड डाई, इट्स डाई इट्स डेथ, कि इसको बिल्कुल ही बंद करो और ख़त्म करो लेकर के। तो उन्होंने जो है लेकिन देखिए यूएस एड की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 1961 में स्टार्ट हुआ था, जॉन एफ कैनेडी ने स्टार्ट किया था, लेकिन एम वही था कोल्ड वॉर के टाइम कि पैसे दो और अपने जो है एलाइज अपनी तरफ रखो कि हमारे साथ रहें। कोल्ड वॉर के बाद पॉलिसी यही थी, इसी हिसाब से चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, जिस तरह से ये चल रहा था। और उसमें जो फॉरेन असिस्टेंस देखिए, अगर इसमें देखा जाए टोटल जो अमेरिका ने किया है 2023 में आप लें तो उन्होंने 130 कंट्रीज में करीब असिस्टेंस दिया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और तकरीबन 62 बिलियन डॉलर के आसपास है असिस्टेंस जो इन्होंने दिया, जिसमें से आई थिंक 42-43 बिलियन डॉलर थ्रू यूएसएडी हुआ है। और कई रिपोर्ट्स लगी थी। देखिए अमेरिका में एक सर्वे भी हुआ था और उस सर्वे में मैक्सिमम लोगों ने, सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि तकरीबन आप मानिए कि 40 से 50% लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एड अमेरिका दे रहा है। सिर्फ अमेरिका जो है अपने जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सिर्फ 1%, सिर्फ 1% एड पर दे रहा है। अगर हम जीएनपी लेते हैं, ग्रॉस जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेने पर, जिसमें उस सर्वे में सिर्फ 3% लोग सही जवाब दे पाए, बाकी सब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा है। जबकि आपका स्विट्जरलैंड, स्पेन और एक दो और कंट्रीज हैं जो कि 1.09, 1.1 मतलब ऐसे करके, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, जीएनपी की, नंबर्स, टोटल नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, वो अमेरिका से ज़्यादा दे रहे हैं। और अमेरिका नीचे लेवल पर आता है अगर हम इस लेवल की बात करें तो। लेकिन नंबर्स में हाँ, उसमें अगर 60-62 बिलियन डॉलर है, 70 बिलियन डॉलर है तो नेचुरली उसमें ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है। और देखिए ये फ़ायदा भी था कई देशों में, अफ्रीकन ले लीजिए, मिडिल ईस्ट लीजिए, यूक्रेन में मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड फ़लस्तीन में लीजिए, वहाँ पर जो है काफ़ी फ़र्क डाल रहा था। मलेरिया प्रोग्राम, कॉलरा प्रोग्राम, HIV एड्स, ये सारे प्रोग्राम में फ़र्क पड़ रहा था अफ्रीका में। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ट्रम्प तो WHO से भी उन्होंने अपना हाथ हटा लिया है, तो वहाँ भी जो है मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो भी कैसे फंड करे। और वो तो WHO के अगेंस्ट शुरू से ही थे, पिछले टेन्योर में भी जब उसने इसमें चाइना का और जो कोरोना वायरस में ही उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जो चाहते थे। तो हर जगह, इवन वॉर जोन में देखिए, जैसे हमने बात की फ़लस्तीन में, नॉर्थ कोरिया में जहाँ पर अमेरिका से कुछ संबंध नहीं है, फिर भी वहाँ भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ से जा रहा था। तो ये जो है लेकिन ट्रम्प का कहना ये है कि ये पैसे दे करके वर्ल्ड पीस को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स जो है उनको, जो गवर्नमेंट्स को नहीं, ये अपने अपने जो बाकी लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं, जो लोगों को, करप्ट लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये, और दूसरा उनका कहना था कि अमेरिका जो है, जितना अमेरिका को फॉरेन एड देना चाहिए अपना शेयर, उससे ज़्यादा अमेरिका खर्च कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के वो ऐसे सोच थी उनकी और इसलिए उन्होंने किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जीएनपी स्पेंडिंग के मामले में परसेंटेज में अमेरिका सबसे टॉप पर नहीं है, जो लोग सोचते हैं या जो ट्रम्प कह रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है कंपाइल की गई, हालांकि 3-4 साल पहले की रिपोर्ट है, बट अभी भी वही है, उस टर्म्स से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए हैं जो इसकी जो पब्लिसिटी हुई है। और ये एक कैसर फैमिली फाउंडेशन रिपोर्ट है 2015-16 की, जो ये रिपोर्ट है जिसमें दिया गया है। और अगर देखा जाए तो जितना अमेरिका पैसे कमा रहा है या जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो इसकी इकोनॉमी की साइज़ है
उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा एड नहीं है। जो कि नॉर्वे या स्पेन या जिसकी मैं बात कर रहा था वो दे रहे हैं, उनकी इकॉनमी की साइज अगर देखी जाए उसके हिसाब से, तो इस तरह से हैं। लेकिन इफेक्ट तो पड़ा है। देखिए WHO की बात कर रहे थे हम, FPO फूड ऑर्गेनाइजेशन की देख लीजिए, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो रिफ्यूजीज़ जो UN ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफ्यूजीज़ का है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो जैसे मैंने कहा वॉर जोन, जहाँ भी अफ्रीका की हम बात कर ही रहे हैं, वहीं पर कितनी ज़्यादा भूखमरी से लेके हर एक चीज़ है, डिजीज़ और हर एक चीज़ कितनी वहाँ प्रॉब्लम है, तो ये तो है। लेकिन जो आपने कहा बात की चीन की, चीनी नहीं, मैं तो रूस को भी जोड़ूंगा। रूस हालांकि उतने उसमें नहीं है, फिर भी अब इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है चीन के लिए और कुछ रूस के लिए। वो अब अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं एड दे करके इन देशों को, जो भी हैं अफ्रीकन और बाकी जो देश हैं। और लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है एड में। अब ये अपॉर्चुनिटी एक मैं कहूँगा, जो कहते हैं ना सिल्वर प्लेटर पर आपने दे दिया अपॉर्चुनिटी, कि कुछ देश जो है वो कहेंगे कि फिर हम इनसे लें, जहाँ से मिलेगा वहीं जाएंगे, और यही चक्कर पड़ेगा। अभी देखिए कंबोडिया में सबसे पहला हुआ, कंबोडिया में एड बंद हो गया। कंबोडिया की हालत आप जानते ही हैं क्या है। अब कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर चीन जाना चाहते हैं इसी के बारे में बात करने के लिए। वो कैसे होगी अलग है। और देखिए ये भी नहीं है कि एड की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही आ जाएगा। अभी कंबोडिया की बात की हमने कि कुक आइलैंड्स है, अब वो भी चीन की तरफ जा रहा है इसी चीज़ के लिए, और उनसे कोऑपरेट करना चाहता है। तो खास करके बाकी तो छोड़िए, अफ्रीका के हम आएंगे। मुझे लग रहा है कि जो इवन इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, जो 11-12 छोटे देश हैं, वो इसको देख करके हो सकता है कि उधर जाएं, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और यही नहीं, लैटिन अमेरिका देखिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और अफ्रीका तो खैर है ही, तो उनको एक चॉइस और मिल जाएगी कि यहाँ से नहीं वहाँ जाओ, वहाँ जाए आदमी। देखिए कुछ तो है, कुछ गवर्नमेंट्स का है कि कुछ गवर्नमेंट्स भी जो कि एड ले करके और अपने उनके यहाँ जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनको काउंटर करते थे, उनको अब वो नहीं कर पाएंगे, उनको भी मुश्किल होगी। और 2018 से देखिए चीन तो ऑलरेडी 2018 से अपना एक्सपेंड करता रहा है वो, और अफ्रीका में कई देशों में जो है उसकी पहुंच है जहां एड दे रहा है। और उसने एक चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंटल कोऑपरेटिव एजेंसी बना रखी है। तो ये जो एजेंसी है, चाइना एड एक तरह से हो गया, जो कि एड दे रही है वहाँ पर इसके साथ। और हालांकि चीन तो डिस्क्लोज नहीं करता वो कितना दे रहा है एड, लेकिन देखिए दोनों एड में बहुत फ़र्क है। ये मैं कहना चाहूँगा कि दोनों एड में काफ़ी फ़र्क है। अमेरिका से जो ट्रंप एड की बात कर रहे हैं, कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि वो पैसा दे देते थे, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से जा रहा है, गलत हाथों में जा रहा है, सही हाथों में जा रहा है, इसकी ऑडिट नहीं होती थी। वो बस पैसा चला जाता था और क्या हो रहा है उसका वो एंड रिपोर्ट नहीं मिलती थी। हाँ, वो कई रिपोर्ट्स हैं कि CIA भी US एड के थ्रू फंड करता था गवर्नमेंट चेंज के लिए। बाकी चीज़ें एसोसिएशंस की भी बातें आती थी कि हो रहा है, लेकिन जब तक कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन चीन का देखिए अलग होगा। चीन जो इन्वेस्ट करता है वो एड के नाम पर नहीं करता है। चीन जो भी पैसा देगा या दे रहा है, वो जो है आप देखिए जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें वो पैसा लगा रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लगाता है। अमेरिका का एड ह्यूमैनिटेरियन एड ज़्यादा था, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एड है। और एक तरफ से देखा जाए तो सिर्फ एड नहीं है, कुछ एड है और उसके साथ ही अपना लिंक करता है। कोई भी चीज़ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वहाँ एजुकेशन का है, जो भी चीज़ें लेता है। कन्फ्यूशियस एजुकेशन सेंटर्स ने दुनिया में कई जगह खोले हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका में खोला हुआ है। एड जाता है उनके थ्रू, लेकिन वो ये देखते हैं कि इस एड से फ़ायदा चाइनीज़ कंपनीज़ को हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो अगर कुछ है तो उसमें काम जो है चाइनीज़ कंपनीज ही करती हैं। तो ये जो है इनका फोकस होता है।
और एक जो विलियम मेरी ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि 2000 से 2021, हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि चाइना ने तकरीबन जो फोकस किया 1.34 ट्रिलियन डॉलर, आप समझ लीजिए, चीन ने दिया है। लेकिन ये इंडिविजुअल्स को नहीं है। इंडिविजुअल जैसे यूएसएड जो है इंस्टीट्यूट्स या बाकियों को, एनजीओज को फंड करता था ज़्यादा, एनजीओज, इंस्टीट्यूट्स और बाकी चीज़ों में, लेकिन चीन का उसमें नहीं है। चीन का जो है इंफ्रा गवर्नमेंट को, या जो है डेवलपमेंट में, या इंडस्ट्रीज को है। तो ये थोड़ा एक मेन डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप इसमें आएंगे अफ्रीका के बारे में, तो देखिए अफ्रीका में कई देशों में, अफ्रीका में मिनरल्स, जैसे मैंने कहा, रेयर अर्थ और मिनरल्स और बहुत ज़्यादा हैं, और कई चाइनीज़ कंपनीज हैं जो कि वहाँ पर माइनिंग कर रही हैं। कॉपर हुआ, थोरियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, कई हैं वहाँ पर। कुछ अमेरिकन कंपनीज भी हैं, काफ़ी यूरोपियन कंपनीज भी हैं, लेकिन अब चीन और रूस का जो है वहाँ पर दबदबा ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ तक अमेरिका का, एक और मैं कहूँगा जो कि इन्होंने बोला है, ट्रंप ने, तो उस पॉइंट पर मैं भी एग्री करता हूँ कि गुड गवर्नेंस नहीं देखते थे कि भाई ये पैसे जा रहे हैं तो वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है, वहाँ लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहे हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। चीन ये सब कुछ नहीं देखता है, वो अपना इंटरेस्ट देखता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, वो उनको देता है, चाहे वो टेररिस्ट से लड़ने के लिए, चाहे टेररिस्ट हैं, वो हिसाब से है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अफ्रीका में चीन हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। और जो आपने कहा कि एरियल और बाकी चीज़ों में, क्योंकि वहाँ ये सब डेवलप हुआ ही नहीं है, और इन लोगों ने डेवलप होने नहीं दिया। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने, अभी भी उनको एक तरह से, वो इंडिपेंडेंट तो हो गए लेकिन उनको गुलाम बना के ही रखे रहे। तो इस वजह से जो है वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसका फ़ायदा अब जो है चीन उठा रहा है। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? अब तो मोदी जी भी ट्रंप से मिल रहे हैं, तो क्या ये दोनों मित्र मिलकर ये जो युद्ध चल रहा है इसको रुकवाएंगे? और अब तो ट्रंप का भी बयान सामने आया है कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए राजी हैं, तो क्या जल्दी ही हम इन दोनों की वार्ता भी देख पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने पहले भी बात किया था, और ट्रंप की टीम ने 100 दिन का टाइम रखा था अपने लिए कि 100 डेज में वो कोशिश करेंगे। और किसी ने तो ये भी कहा था उन्हीं के टीम में से कि 6 महीने तक भी लग सकते हैं, और कई मायने लगाए जा रहे थे उसमें। और अब खुलासे में आ रहा है कि उनकी टीम पहले से ही बात कर रही थी पुतिन से ऑलरेडी इसके बारे में, और आगे जो आपने बताया वो है। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम ये देखें कि हो क्या रहा है वहाँ पर। आज की जो हालात हैं, बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 साल पूरे हो जाएंगे, हो सकता है 3 साल 22 को हो जाए, उसके बाद ये लोग बातचीत करें। बट देखिए, 3 साल चल रहा है वर्ल्ड वॉर, एक तरह से जो ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये नहीं कि और देश इन्वॉल्व हैं, बट इन्वॉल्व तो हैं। वर्ल्ड वॉर में सिर्फ देश लड़ रहे थे इतने, पूरी दुनिया तो उसमें भी इन्वॉल्व नहीं थी। कहने के लिए वर्ल्ड वॉर बोला गया, लेकिन पूरी दुनिया नहीं इन्वॉल्व थी। लेकिन इसमें दुनिया इसलिए इन्वॉल्व हो गई कि इकॉनमी सबकी इन्वॉल्व हो गई है, पूरा यूरोप इन्वॉल्व हो गया है इसमें, अमेरिका इन्वॉल्व ही है इसमें, और बाकी देशों पर जो अफ्रीका के हैं, चाहे आप एशिया के लीजिए, उनको फ़र्क पड़ रहा है। चाहे वो आप इकॉनमी में लीजिए, चाहे फूड में लीजिए, जो एक्सपोर्ट्स होते थे, तो है एक तरह से देखा जाए तो उस पर फ़र्क तो पड़ ही रहा है इस पर। और सैंक्शंस और बाकी चीज़ें जो लग रही हैं इंडस्ट्रीज पर, उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो फ़र्क तो हुआ है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो रूस का है और अमेरिका का है। पहले भी हम लोग कहते आ रहे हैं, दर्शकों को याद होगा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये युद्ध तभी ख़त्म होगा जब अमेरिका और रूस राजी होंगे इसको ख़त्म करने के लिए। यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की तो कहीं नहीं है इसमें, और वही देखिए चीज़ अभी होने जा रही है ट्रंप के जीतने के बाद। और इसमें देखिए, इसमें अभी जो है रूस आगे बढ़ते जा रहा है, वो अपना कब्जा धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा है, उसमें वो रुक नहीं रहा है, ना वो बता रहा है। अब इसकी न्यूज़ वेस्टर्न मीडिया से आ रही है, सेटेलाइट से आ रही है कि रूस इतना आगे बढ़ गया, यहाँ उसने अटैक किया, यहाँ उसने कब्जा किया, नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी।
वहाँ पर। डोनेस्क में उसने रीजन में ऑलरेडी एक गांव उसने कैप्चर कर लिया है जो खार्किव के पास ही है, वहाँ पर उसने। और लैंड और एयर मिसाइल्स के साथ देखिए अभी परसों ही उसने बहुत ज़्यादा कीव के ऊपर उसने मिसाइल्स दागे हैं, काफ़ी नुकसान किया है। खार्किव में उसने मिसाइल्स दागे हैं, खार्किव से तो मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर दूरी रह गया है अब जो है वहाँ पर। और उसने एक चीज़ जरूर की है, देखिए उन्होंने स्ट्रेटजी बदली है अपनी रूस ने, क्योंकि F-16 चूँकि अभी आ गए हैं 5-6 इनके पास, यूक्रेन के पास, तो इन्होंने अभी जो है जो स्ट्रेटजिक इनके Tu-22 या 24 जो बॉम्बर्स थे उनको यूज़ करते थे, जो स्ट्रेटजिक हैं न्यूक्लियर और बाकी चीज़ों लेके जाने के लिए, उनको रोक करके सुखोई को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते उसकी कोई जैमिंग हो या उसको डिस्ट्रॉय करके उसके टेक्नोलॉजी वो करें, उसका नुकसान करें। तो ये चीज़ उन्होंने शुरू की है। Tu-160 एयरक्राफ्ट अभी इनको नहीं डाल रहे हैं इस वजह से। और जो यूक्रेन की फोर्सेस कहा जा रहा है कि हो सकता है टॉरस्क में रोक दिया हो, थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन पुतिन तो अभी और ज़्यादा अपनी ट्रुप्स लगा रहे हैं वहाँ, और आगे उनको वो भी जानते हैं कि जितना अभी कर लेंगे उसी पर बातचीत रहेगी, क्योंकि अमेरिका ने तो क्लियर कर दिया है, तो वो जितना हो सकता है आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जैसे मैंने कहा टॉरस रीजन में, पोक्रोस्क रीजन में और डोनेस्क, तो ये सारे डोनेस्क के ही हैं, वहाँ भी एडवांस कर रहे हैं। कर्स्क में उन्होंने तकरीबन 60% वापस ले लिया है, और पुतिन की पूरी है यूरोपियन यूनियन और पुतिन मिल करके कि वहाँ पर रुके रहें ये यूक्रेन, जिससे कि वो बार्गेनिंग के लिए बाद में बात करें। लेकिन देखिए वहाँ पर उन्होंने एक्चुअली लिया कितना है, टोटल उन्होंने 1300 स्क्वायर किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर अब उसमें से 60% निकल जाए तो तकरीबन 500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर बच जाता है, 20-25 बाई 25 किलोमीटर का एरिया जो इनके हाथ में रहेगा। बट उससे कितना कर पाते हैं, क्योंकि 20% तो ले चुका है ऑलरेडी इनका रूस। तो ये जो है बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आज या कल में रशियन आर्मी खार्किव के ऐसे नज़दीक पहुंच जाएगी कि विद इन आर्टिलरी रेंज में होगा खार्किव। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आसान हो जाएगा उनको आगे के लिए। और उन्होंने ऑलरेडी कुपियांस्क में भी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर लेमंत के आसपास पहुँच गए हैं, और चासी विहार में उन्होंने एरिया कैप्चर कर लिया है। तो ये जो है चीज़ें ऑलरेडी रूस आगे बढ़ता जा रहा है। जेलेंस्की अब उनके पास कुछ ज़्यादा रह नहीं गया, अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम बैठ सकते हैं और हम कुर्स्क और बाकी इलाके के लिए बात कर सकते हैं टेरिटरी की उसमें। तो वो उन्होंने ओपन किया है रशिया के साथ, लेकिन रूस वो मानेगा नहीं, हो कहेगा कि उसको तो हम निकाल के इनको बाहर करेंगे। तो वो कैसे आगे बढ़ता है। और यूक्रेन जो है छोटे मोटे जरूर ड्रोन से अपने, जैसे एक साराकोव में उनकी एक ऑयल फैक्ट्री पर रूस के उन्होंने ड्रोन से हमला किया है, जहां नुकसान हुआ है इस 11 फरवरी को। लेकिन ये चीज़ें तो खैर चल रही हैं, जिसकी उनसे ज़्यादा नुकसान उनके पास हो रहा है। और अभी एक उन्होंने ऑलरेडी देखिए बात जो मीडिया में आई है कि ट्रंप ने ऑलरेडी जेलेंस्की से बात की है और उनको बुलाया भी है अमेरिका में डिटेल्स के लिए। उन्होंने पुतिन से भी बात की है, और पुतिन ने उनको ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया है बातचीत करने के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मिलने वाले हैं ये दोनों लोग, दोनों वहाँ जाएंगे, एक समिट मीटिंग हो रही है वहाँ पर, तो उसमें जो है दोनों लोग मिल सकते हैं, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन टीम जरूर इनकी आपस में बातचीत कर रही है। और जहाँ तक इनका खेरसॉन एंड बाकी इलाकों का है, देखिए अगर 10-15 दिन का समय मुझे लग रहा है कि लेंगे पुतिन। और इन 10-15 दिनों में जिस तरह से उन्होंने फोर्स अपनी डाल रखी है, जैसे आर्टिलरी रेजिमेंट है, एक कोई 81st आर्टिलरी रेजिमेंट है जो कि इनके काफ़ी अच्छी रेजिमेंट है वो, जो कि उनके पास 155 मिलीमीटर्स हैं, गन्स हैं, रॉकेट्स हैं। और एक उन्होंने कंबाइंड आर्म्स एक है उनको डाल रखी है। 200 उन्होंने नॉर्थ कोरिया से कहा जा रहा है कि उनके पास आर्टिलरी गन्स आई हैं। तो वो चाहेंगे कि जितना हो सकते, जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट खार्किव और कुपियांस्क वाला जो इलाका है
पोक्रोवस्क को लगभग उन्होंने कब्जे में कर लिया है, तो उसके बारे में वो आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन अभी ग्राउंड पर है उसमें इनके पास तो कमी तो देखिए दोनों के पास है। यूक्रेन में भी सोल्जर्स, यूक्रेन में तो है नहीं, रूस के पास भी कमी है क्योंकि कई फ्रंट पर अभी उनका हो गया है। वेपन्स और एम्युनिशन की कमी दोनों के पास है, लेकिन फिर भी रूस तो आगे है। बट सबसे बड़ी मुश्किल है कि यूक्रेन के पास तो बंद हो गया है सब कुछ, लेकिन यूक्रेन ने अपनी कैपेबिलिटी जरूर बहुत बढ़ा ली है ड्रोन्स के मामले में। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तकरीबन पिछले 2-3 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं सप्लाई किए हैं अपने आर्मी को। तो ड्रोन वॉरफेयर ही बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। और जहाँ तक अमेरिका के रुख की बात है, हम परसों की जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी थे पेट हैगेट की आप अगर बात देखिए तो उन्होंने ब्रुसेल्स में एक मीटिंग के दौरान जब उनसे वो अपना करेस्पॉन्डेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, तो उन्होंने सीधा हो गया कि भाई ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने ही बोला है कि ये नॉन सेंसिकल वॉर है, लोग जबरदस्ती मर रहे हैं, लड़ाई रुकनी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि भाई ये कोई सोचे कि यूक्रेन 2014 के पहले वाला यूक्रेन हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा, वो सोचना ही नहीं है, ना यूक्रेन को सोचना है ना किसी और ने सोचना है। तो उन्होंने बड़ा साफ कर दिया क्योंकि अगर कोई ये, उन्होंने ये बोला कि अगर ये सोच के चलेंगे तो फिर ये लड़ाई चलती रहेगी, रुकेगी नहीं और ज़्यादा इससे नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि यूक्रेन के लिए नाटो की मेंबरशिप अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी उन्होंने साफ कर दिया, जो 2 चीज़ें पुतिन चाहते हैं। दूसरा उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि यूक्रेन में अमेरिका की कोई सेना नहीं आएगी, कोई सोल्जर्स उनके डिप्लॉय नहीं होंगे। अगर देखना है तो यूरोपियन यूनियन या बाकी जो दूसरे देश हैं वो सोचें इसके बारे में, तो भी उन्होंने बड़ा साफ कर दिया। और उन्होंने यह भी किया, यही नहीं सिर्फ इनके बारे में नहीं, जो एक फैलाया जा रहा था कि पुतिन बहुत बड़ा खतरा होंगे यूरोप के लिए अगर यूक्रेन में आ जाते हैं, यूक्रेन को ले लेते हैं तो उनको भी उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, रणनीतिक जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से अमेरिका सिर्फ यूरोप के ऊपर ही फोकस नहीं रख सकता। उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ जो एक्चुअल सामने जो रणनीतिक माहौल है उसको देखते हुए कि स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ प्रिवेंट यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम लुकिंग प्राइमरली ऑन यूरोपियन यूनियन। तो उन्होंने बड़ा साफ कर दिया कि आप सिक्योरिटी आप अपनी देखिए, अपनी रक्षा खुद कीजिए, सुरक्षा कीजिए, पैसे बढ़ाइए अपने उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम नाटो के प्रति समर्पित हैं, कमिटेड टू नाटो, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिलेशनशिप है वहाँ पर बराबरी की होनी चाहिए, और बराबरी मीन्स उनका है कि बराबर का खर्च होना चाहिए, सिर्फ अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे ट्रूप इन्वॉल्वमेंट या खर्च। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत साफ कर दी हैं। तो ये चीज़ आगे जो भी होगी इसी के ऊपर चलेंगी। और यहाँ तक जहाँ तक ट्रंप का है, देखिए उन्होंने अपना क्लियर कर ही दिया। इनफैक्ट मैं BBC की रिपोर्ट एक आ रही थी जिसमें कहा गया कि जो इंटरलॉकुटर उन्होंने बनाया है जनरल केथ केलॉग को, वो शायद 20 फरवरी के आसपास जाएं यूक्रेन, और जो नहीं आया है कि हो सकता है उसके बाद यूक्रेन जाएंगे तो शायद मॉस्को भी जाएं। कैसे जाएंगे वो अलग ही है क्योंकि अभी रिलेशंस तो इतने हैं नहीं, बट हो सकता है कि ये वहाँ भी जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रंप का, उन्होंने देखिए बहुत साफ बोला है। उनकी बातों से लगता है कि यूक्रेन के बारे में वो चिंता इतना नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन उनको पता है कि आधे उनकी जनता नहीं है, आधे उसमें कुछ है नहीं, और कहाँ कितना रहे, उनको चाहिए रेयर अर्थ्स, कि जो रेयर अर्थ हैं वहाँ पर उन पर उनकी नज़र है कि वो चीज़ वहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने जेलेंस्की से तकरीबन 1 घंटे बात की, 2-3 दिन पहले जो बात हुई है उसमें, और हालांकि उन्होंने ट्रंप से भी बात की। लेकिन देखिए इससे पहले कि हम जाएं, रूस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, पुतिन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो क्या चाहेंगे इसमें, कि पहला तो बड़ा वो चाहेंगे कि इससे पहले की बातचीत हो, जो एरिया कैप्चर किया है उसको पूरा कंसोलिडेट करें, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सेटअप पूरा कंसोलिडेट कर लें। खार्किव, पोक्रोवस्क और इस साइड में अगर हम आते हैं
इसमें डोनेट्स्क रीजन में खास करके वो चाहेंगे कि मैक्सिमम एरिया वो ले लें, पोक्रोव्स्क और चेसिव यार का, उसको कंसोलिडेट कर लें और वो जो कर्स को रिकैप्चर कर लें। एक उनका वो जरूर होगा। और अब मल्टी फ्रंट अटैक उन्होंने फ्रंटल करके साइड से अटैक कर रहे हैं, बट उनके पास ये ट्रूप्स की कमी हो गई है। लेकिन बेलारूस में अपना प्रेजेंस वो बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि एक थ्रेट यूरोप को वहाँ से भी रहे, तो वहाँ पर अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे। और देखिए रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी ये बता दिया है कि अब वो कह रहे हैं कि हमारा हाई लेवल कांटेक्ट अभी नहीं हुआ है अमेरिका के साथ, लेकिन जो भी डिमांड्स रूस की हैं अगर वो होंगी तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका ने तो साफ कर दिया कि बातचीत हो ही गई है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको डर है कि ये बातचीत तो सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच में होगी, ट्रंप और पुतिन की होगी, हम तो कहीं रहेंगे नहीं, तो हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। और उनको ये लगता है कि जितना यूक्रेन को मिलना चाहिए उतना शायद नहीं मिलेगा। वो इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं। सिक्योरिटी गारंटी जो वो चाहते हैं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो अब अपना प्लान लेके जाना चाहते हैं जिसमें और कुछ नहीं होगा। जो ट्रम्प चाहते हैं उनको करना पड़ेगा कि रेयर अर्थ कितना देंगे उनको। हालांकि उस रेयर अर्थ जो इनके पास हैं देखिए काफ़ी है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में बताया जाता है कि अभी उनके पास है। उनमें और ख़ास करके जो है 17 मेटल्स हैं रेयर अर्थ के जो वहाँ उनके पास हैं, ख़ास करके जो कि इसमें लिथियम से लेकर के टाइटेनियम से लेकर के थोरियम, काफ़ी कुछ है जो कि बैटरी से लेकर के सेलफोन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिप्स में, कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और जो कहा जो इनके पास जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन तो इनके पास टाइटेनियम पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना इनके पास है। तो वो वैल्यू लेके वो जा रहे हैं। हालांकि 30% तो तकरीबन रूस के पास ऑलरेडी चला गया है, खास करके जो कोल है। और अभी भी हालांकि देखिए चीन जो है रेयर अर्थ का दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके बावजूद उसके बाद यहाँ भी है। और अमेरिका नेचुरली इसीलिए डिपेंडेंट है कई लोग, तो अमेरिका वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है चीन की। और अगर ये हो गया तो चीन से काफ़ी यहाँ फर्क पड़ जाएगा। जो कोल डिपॉजिट्स हैं ऑलरेडी रूस के पास चले गए हैं, तकरीबन मैं कह रहा था 30-40% जो इनके रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं ऑलरेडी रूस ने कैप्चर कर लिया एरिया, और यही उस डोनेट्स्क के इलाके में सबसे ज़्यादा है। और ये जो चीज़ है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी यूक्रेन ने बोला है कि ये 40% तकरीबन रूस ले लिया है और ये चीज़ रह गई। ये सारी चीज़ उनकी स्टडी है, बाहर दूसरों की नहीं आ रही है। पोक्रोव्स्क में देखिए कोल स्टील सबसे ज़्यादा वहाँ है, वो ऑलरेडी ले लिया है रूस ने। लिथियम डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया में बहुत ज़्यादा है, वो भी रूस के पास पहुँच गया है। तो लेकिन एक चीज़ और है, ये आप ले तो लेंगे लेकिन इनको माइंस को माइनिंग करने में, डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय और काफ़ी पैसा लगता है। तो मेरे ख्याल से इनको भी पता है ट्रंप को। और ट्रंप देखिए ऐसे नहीं कर रहे हैं कि 2014 में नहीं जाएंगे, उनको भी पता है कि रूस पर भरोसा कितना करें नहीं करें। तो वो कह रहे हैं कि रूस को प्लेकेट कर दीजिए कि रूस भाई आप पुतिन जितना लेना हो ले लो, ये हमको छोड़ दो, जिससे कि आगे पुतिन जो है जो रेयर अर्थ एरियाज जो ये लेंगे, माइनिंग करना चाहेंगे, उन पर पुतिन कुछ नहीं करें, वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से होगा। एक जो मेरे जो विचार हैं उसमें आ रहा है। तो ट्रंप जो है, और देखिए ट्रंप ने कई जगह पॉलिसी रिवर्स की हैं अपनी, बट मुझे लग रहा है कि समाधान होगा। और समाधान जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, हम लोग अपने चैनल पर, कि भाई समाधान अमेरिका और रूसी करेंगे। उस समय हम ट्रंप और पुतिन नहीं बोलते थे, बट अब यह आ गया कि अमेरिका और रूस, ट्रंप पुतिन करेंगे और समाधान होगा। लेकिन ये समाधान अमेरिका और रूस के फेवर में होगा। सर, कांगो में चल रहे आंतरिक युद्ध का कारण क्या है और वहां के प्रकरण से दुनिया को क्या सीख लेने की जरूरत है? नीरज जी, अगर हम कांगो की बात करते हैं तो एक तरह से अफ्रीका ही पूरा हो गया, क्योंकि अफ्रीका में देखिए इंस्टेबिलिटी तो शुरू से रही है। और रही किसकी वजह से? सारे जो है सो कॉल्ड वेस्टर्न नेशंस हैं, बाकी हैं जिन्होंने वहाँ पर एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, उनकी वजह से रही है, क्योंकि ये सब दबे रहे हैं देश। लेकिन कांगो की हम बात करें तो कांगो में अनरेस्ट तो देखिए शुरू हुआ तकरीबन
अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 1996 से ज़्यादा अनरेस्ट वहाँ शुरू हुआ। और बेसिकली जो दो ट्राइब्स हैं मेन, हुतू और तुत्सी, उनके बीच की ये लड़ाई में ऐसा हुआ। और एक तो बीच में रुवांडा जो है, जो नेबरिंग कंट्री है, वो जो है इनके गवर्नमेंट के खिलाफ एक दूसरे को सपोर्ट करता रहा, और इसमें लड़ाई भी उनके बीच हुई। 96-97 में पहला ये कॉन्गो वॉर हुआ था वहाँ पर। और उससे पहले उस समय भी देखिए काफ़ी वहाँ जेनोसाइड हुई दोनों ट्राइब्स में। 10 लाख के आसपास लोग मारे गए वहाँ एक तरह से, खास करके टुट्सी जो माइनॉरिटी हैं बहुत गए। और वो कुछ रुवांडा में, कुछ नेबरिंग कंट्रीज में गए, और कई रिफ्यूजीज वहाँ कॉन्गो में तो बहुत थे। अब ये जो है बाद में तुत्सी जो ट्राइब थी, इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया हुतूस के अगेंस्ट, और उसके बाद इनके आपस में काफ़ी लड़ाई शुरू हो गई। और कांगो, आपका याद होगा पहले कांगो नाम नहीं था, ज़ायरे करके स्टेट का नाम था ये पहले, जो बाद में कांगो हुआ था। ज़ायरे रिपब्लिक हुआ करता था। और उसके बाद देखिए 1997-6 में, 1998 में इनकी रुवांडा और इनकी लड़ाई आपस में हुई। उसके बाद कई फॉरेन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई इनके बीच में, खास करके जो दोनों ट्राइब्स थे। हालांकि पीस पैक्ट्स भी काफ़ी हुए हैं, 2002-3 में पीस पैक्ट हुआ, उसके बाद 3-4 पीस पैक्ट्स एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन कोई चले नहीं, क्योंकि उसके बाद 2002-3 में तो यहाँ था कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स आएगी, मोनुस्को नाम था उसका, मोनुस्को बोलते थे, जो कि वहाँ पर आई। और ये तब से आई, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और एक पीस ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना था, उसका भी बना, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आ पाई, और आपसी विश्वास नहीं बढ़ा, अनरेस्ट बढ़ता ही गया। और एक नया ग्रुप आ गया था 2000 के आसपास, 2000 उसके बाद में, जिन्होंने मार्च 23 अपने को बोला M23 ग्रुप के नाम से, और जो अभी वही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं इस समय, और ख़ासकर उनका होल्ड ईस्टर्न कांगो में ज़्यादा है। तो ये ग्रुप्स बेसिकली मैक्सिमम तो ये आर्मी से आए थे जो छोड़ करके, और इनको जो है रुवांडा बैक करना शुरू कर दिया उसमें। और 2013 में एक बार यूएन ने कहा कि भाई हम निकाल लेंगे ये बटालियन, लेकिन जो वहाँ थी, लेकिन उन्होंने फोर्स बढ़ा दिया वहाँ पर, और काफ़ी बड़ी जो फोर्स वहाँ पर है M23 के अगेंस्ट, उन्होंने एक ब्रिगेड साइज फोर्स कर दी कि वो लड़ेगी 2013 में ये जो रिबल ग्रुप है। तो उसके बाद रिबल ग्रुप जो है 2013 में उसने जो है अपना रोक दिया, जब ये ऑपरेशन हुए उसके बाद जो इंटरनेशनल ह्यूमन पीस फोर्स से। लेकिन कांगो का जहाँ तक सवाल है, ये पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं काम कर पाई। आगे हम देखेंगे, देखिए वहाँ लार्जेस्ट एक तरह से पीस कीपिंग फोर्स है, सबसे ज़्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च होता है, लेकिन फिर भी वहाँ कामयाब नहीं हुई। तो लेकिन कांगो के बारे में एक चीज़ हम डालें, देखिए कांगो अगेन ये जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं इसके पास मेटल्स एंड मिनरल्स के, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ, सबसे ज़्यादा है। तो इसके बारे में लड़ाई बहुत ज़्यादा चली। आप वहाँ लिथियम, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, और इनके बारे में हर एक जो है पावर इंटरेस्टेड था। पहले अमेरिका की काफ़ी वहाँ पर माइनिंग कंपनीज थी, बाद में बीच में 2002 के बाद बीच में कुछ हुआ, वो अपना बेचना शुरू किए, अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता था, और चाइनीज़ कंपनीज ने वो खरीद लिया। और अब जो है सबसे ज़्यादा चीनी कंपनियां हैं वहाँ पर जो है माइनिंग ऑपरेशंस कर रही हैं उस जगह पर। फिर जो है उसके बाद उन्होंने, और ये दोनों जो है ताजुब की बातें है कि ये जो हुआ, जो चाइनीज़ कंपनी ने खरीदा, ये ओबामा के टाइम हुआ, और ओबामा के बाद जब ये ट्रंप आए तब हुआ। तो उस बीच में मैक्सिमम कुछ हैं अभी भी, लेकिन काफ़ी जो है चली गई, और अब मैक्सिमम जैसे मैंने कहा कि चीन की कंपनियां हैं जो कंट्रोल कर रही हैं कांगो का ये पूरा माइनिंग ऑपरेशंस। इसमें आप कोबाल्ट, यूरेनियम, कॉपर, जिंक, बाकी मिनरल्स हैं, और दो और हैं जो मेजर स्टेट्स हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और स्विट्ज़रलैंड, इनकी भी कंपनियां वहाँ पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना
वहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो नुकसान आफ्टर ऑल ओवरऑल कॉन्गो का ही है। और जो M23 रिबल्स की हम बात कर रहे थे, M23, ये जो है इन्होंने 2022 में दोबारा अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। कुछ फौज से भी 300 के आसपास इनके आ गए थे सोल्जर्स, इन्होंने दोबारा ऑर्गेनाइज किया और 2022 में इन्होंने आगे बढ़ते रहे और ईस्टर्न कॉन्गो में 2-3 सिटीज़ को इन्होंने कैप्चर कर लिया, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो वहाँ क्या है, जो कि वहाँ कैपिटल तक वो लोग लगभग पहुँच गए थे। और कायदे में अगर देखिए ओवरऑल अगर आप बात कीजिए तो उन्होंने तकरीबन कॉन्गो के 70 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं आज की डेट में, शुरू से लेकर अभी तक की। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन वहाँ ट्रेजिडी हो रखी है। वहाँ हर एक चीज़, एक्सप्लॉयटेशन, रेप, मॉलेस्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन, तो मतलब वहाँ एक से देखा जाए तो त्रासदी बहुत ज़्यादा है, कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, कॉलरा, मलेरिया, HIV, एड्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, उसको सपोर्ट नहीं मिला, ना बाहर से, ना जो एक ईस्टर्न अफ्रीकन यूनियन है उनसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और जो इंटरनेशनल सपोर्ट जो भी कुछ था, चाहे आप UN लीजिए, अमेरिका से लीजिए, यूरोपियन यूनियन से लीजिए, चीन से, ये लोग उस तरह से सपोर्ट नहीं किए हैं जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और इसलिए अभी तक इनस्टेबिलिटी वहाँ पर है ही है। और प्रॉब्लम इसलिए आई कि उन्होंने वहाँ जो लोकल्स थे उनको कंसल्ट नहीं किया, अपनी पॉलिसी लेकर के वहाँ गए, और जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए सिचुएशन वहाँ पर आई नहीं। मिनरल रिसोर्सेज जो मैंने कहा, हर एक आदमी चाहता रहा वहाँ पर, और जो रिबल्स हैं उनको कोई ना कोई, चाहे टुट्सी के थे, चाहे इनके हुतूस के, या अब M23, कोई ना कोई उनकी मदद करता रहा अपने लिए कि भाई तुम हमारे तरफ, हमारी जो माइनिंग है, हमारी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर मत करो। तो ये चीज़ चलती रही। और अगर देखा जाए तो जो मैं बता रहा हूँ तो आपसे, जो मोनिस्को, मतलब जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स जो लगाई है UN ने, उसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा, 10,200 के आसपास सोल्जर्स हैं। मतलब अगर देखा जाए हमारा तो एक डिवीज़न के बराबर की बहुत बड़ी एक फोर्स होती है जो कि वहाँ पर है। और ये जैसे मैंने कहा था, एक दुनिया की सबसे बड़ी ये UN पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर है। और इसमें अगर आप उसकी खर्च देखें तो तकरीबन $1.1 बिलियन का UN से खर्च जाता है। अब इतना खर्च जा रहा है और फिर भी सक्सेस नहीं हुआ वहाँ पर। बीच में तो विड्रॉल का था, 2024 तक इनको विड्रॉ करना था वहाँ कॉन्गो में, उन्होंने, गवर्नमेंट ने बता दिया था। लेकिन ये पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है रोक नहीं पा रहे हैं वायलेंस, उनकी मदद कर रहे हैं और कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। 2022 में जो ईस्टर्न अफ्रीकन, जो मैं बात कर रहा था, कम्युनिटी की, उन्होंने मदद करने की, लेड बाई कीनिया उनका उसमें अभी लीडर है, तो वो कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन वहाँ फ़ायदा नहीं हो पाया। और देखिए अफ्रीका अभी भी एक कॉलोनी बन के ही रह पा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन इसी वजह से हो रहा है कि अफ्रीका मिल करके अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका को देखिए क्या किया, ट्रंप ने ऑलरेडी वहाँ वाइट वर्सेस ब्लैक कर दिया लैंड रिफॉर्म को लेकर के। और बाकी कंट्रीज़ का भी हालत बहुत ज़्यादा नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ मुश्किल है। और जहाँ तक हम यूरोप या यूक्रेन या फ़लस्तीन की बात करते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम है अफ्रीका में, जहाँ पर दुनिया का वहाँ पर ध्यान जाता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ नहीं रही है। गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, हम हर जगह बात कर रहे हैं, बाहर इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर वही चीज़ लागू नहीं की जा रही है। वहाँ पर मदद की जा रही है दूसरों की, या गवर्नमेंट की मदद नहीं हो रही है, या जो ऑटोक्रेट्स हैं उनकी मदद हो रही है। तो इस वजह से वहाँ फ़र्क पड़ रहा है। इथनिक टेंशन जो है कम्युनिटीज़ की, वो वहाँ बढ़ती जा रही है। कॉन्गो में स्पेसिफिकली वो चल रहा है। एक्सप्लॉयटेशन आदमियों का, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये कि बहुत चैलेंजिंग एक तरह से देखा जाए तो सिचुएशन है कॉन्गो की। और जो वहाँ पर
इतना वायलेंस है, चाहे आप सेक्सुअल वायलेंस लीजिए, फोर्स्ड वहाँ पर वर्क लीजिए, वो कहा यह जा रहा है कि जितने ये कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज, वो फोर्स लेबर करा रही हैं वहाँ पर, लोगों को पे नहीं कर रही हैं, फोर्स लेबर कर रही हैं, जितना माइनिंग की रॉयल्टीज देनी चाहिए गवर्नमेंट को दे नहीं रही हैं, एक्सप्लॉइट करके वो ले जा रही हैं। और ये रिपोर्ट जो है एक इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है, जो अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है, उनका कहना है। तो ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत, बिकॉज इन्होंने जितनी माइनिंग कंपनीज ने लोकल्स को हटा दिया है, जो अपने ट्राइब्स या बाकी रह रहे थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, उनके लिए कोई और जगह दी नहीं है कि उस तरह से वो रहें। उनको एपिडेमिक्स जैसे हमने बात की वो इतनी फैल रही हैं, चाहे वो आप अभी बताइए, हर जगह से मलेरिया लगभग गायब हो चुका है, वहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। कॉलरा नाम कभी हम सुनते थे अपने इलाके में, वो सब वहाँ बढ़ता ही जा रहा है। एमपॉक्स लेटेस्ट आया है जिसकी बातचीत चल रही है, वहीं पर हो रहा है, कॉन्गो में काफ़ी है वहाँ पर। तो ये जो है बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर। और जो यूएन एजेंसीज हैं वो भी या तो जो मदद कर रही हैं इन लोगों को ये देख करके कि इनको इन्वॉल्व करके मदद करें, साथ में ले करके, वो नहीं हो रहा है। इससे जो है वहाँ प्रॉब्लम चली जा रही है। और अभी की हालत में देखिए M23 जो है उसने ईस्टर्न कॉन्गो में 2 और मेन सिटीज़ कैप्चर कर ली हैं, और रूलिंग पार्टी ने तो साफ कह दिया कि हम इनके साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे वहाँ पर। और बेसिकली तो टुट्सी के ही हैं M23 में ज़्यादा। तो इस वजह से अभी बहुत मुश्किल लगता है कि वहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि अगर इतने साल, आप 15-20 साल से सोच रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं और चीज़ शांत नहीं हो रही है, मतलब अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण क्या है। अगर इवन पीस कीपिंग फोर्स लार्जेस्ट वहाँ नहीं शांति स्थापित कर रही है तो कुछ गलती है, कुछ कमी है। आप लोकल्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो ये चीज़ वो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे और आपके अगेंस्ट रहेंगे तो आप उसमें शांति नहीं ला पाएंगे। और दुनिया को ये देखना पड़ेगा, खास करके मैं कहूँगा अफ्रीकन कंट्रीज को और बाकी भी जो हैं, कि एक्सप्लॉयटेशन अपना नहीं होने दें। इस तरह जिस तरह की बाहर की कंपनी जा करके और सिचुएशन उनके यहाँ पैदा कर रही हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करके, तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये ख़त्म हो पाएगा। बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के व्यापक पहलुओं को सामने रखा, और साथ ही किस तरीके से जो यूएस एड कम होती जा रही है, उसमें कटौती होती जा रही है विभिन्न देशों के लिए, उस मौके का फ़ायदा चाइना और रूस कैसे उठा रहे हैं, इस पर आपने जानकारी दी दर्शकों को। रूस यूक्रेन युद्ध के जो तमाम नए पहलू हैं, नया अपडेट क्या है वहाँ पर, और क्या इस युद्ध का अब अंत आ चुका है, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। कांगो में जो आंतरिक युद्ध चल रहा है उसका वर्तमान इतिहास भी आपने बताया, और किस तरीके से जो यूएन शांति सेना है वो भी वहाँ पर सफल नहीं हो पा रही है, क्या कारण है उसकी आपने विस्तार से जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को सर आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया है और हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ होगा। आप इस चर्चा से जुड़े, सर आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।